बच्चों हमने पढ़ा था महादेवी वर्मा जी का ये पाठ नीलकंठ, जिसमें जाना था कि महादेवी वर्मा जी एक दो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे लेकर के आती हैं, अर्थात 9 के बच्चे, जिसमें से एक का नाम नीलकंठ रखती है, दूसरे का राधा। अब वही नीलकंठ उनके उस पशु पक्षियों का जो जाली रहती है, जिसमें सारे पशु पक्षी रहते हैं, उनका लीडर बन जाता है, नेता बन जाता है। अब नेता कैसे बनता है, नेता में क्या गुण होने चाहिए, इसमें हमने जाना था कि नीलकंठ बहुत ही अनुशासन प्रिय था, खरगोशों को दंड देता था, खरगोश के बच्चों को, लेकिन उनकी रक्षा भी करता था। देखते हैं खरगोश के बच्चों की रक्षा किससे की और क्यों। तो हम शुरू करेंगे पेज नंबर 111, आप देख रहे होंगे पेज नंबर 111, और अपने को यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से, ठीक है। चलिए जो हमने निकाल लिया ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निकलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी, और वह पुरुष पंख समेट कर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोट मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। ये सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लें, सभी माइक ऑफ कर लें अपना। हाँ, तो बच्चों हमने ये जाना कि खरगोश के बच्चे को एक दिन सांप ने पकड़ लिया और वो निगल रहा था, तभी नीलकंठ को पता चल गया और उसने उस पर हमला कर दिया। देखिए किस तरीके से जान बचाता है नीलकंठ। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोट से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। निश्चेष्ट मतलब बेहोश वहीं पर पड़ा रहा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप के फंदों से बचा लिया, क्योंकि सांप का विष उसके ऊपर चढ़ गया। तो देखते हैं वो किस तरीके से उसकी जान बचाता है, क्योंकि सांप से तो बचा लिया, क्या उसके विष से बचा पाएगा नहीं। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता, परंतु अपनी मंद टेका से किसी असामान्य घटना की सूचना पर सब ओर प्रसारित कर दिया। माली पहुंच गया, फिर हम सब पहुंचे। जब आवाज कृपया बंद रखें। सर बंद कर दिया। सभी आवाज बंद रखें। हाँ, उसके बाद जब सब पहुंच गए तो नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। एक बस क्लास कर ले यार, चालू भी है। चलो हटो।
उष्णता देता रहा। उष्णता का मतलब होता है गर्मी देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को ही क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आता है। तो बच्चों, हमने ये जाना कि यहाँ पर नीलकंठ ने उस खरगोश के बच्चे की जान बचाई और अपने शरीर के नीचे रात भर उसको दबा करके रखा खरगोश के बच्चे को, जिससे गर्मी के कारण उसका विष दूर चला गया। आगे देखते हैं। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। तो देखा बच्चों आपने कि मयूर भी सांप को खाया जाता है, बाज और चील भी सांप को खाया जाता है, लेकिन मयूर को कला प्रिय वीर पक्षी कहा गया क्योंकि वो जान ही नहीं मारता सांप की, बल्कि खरगोश जैसे पशुओं की जान भी बचा लेता है। जबकि बाज इत्यादि होते तो पहले तो सांप से नहीं खरगोश का बच्चा बचता, और बच जाता तो बाज ही खा लेता। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं कितनी हैं, उसका मानवीकरण भी हो गया। मेघों की सांवली छाया में अपने नील धनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं समझ में आ रही सही से। आवाज आएगी, समझ में आएगी। उस नृत्य में एक सर आ रही है, आगे सर जी आ रही। अरे बेटा शांत रहो। दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलग क्षण पर ठहर जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं आप लोगों से। पूछे? चलिए तो यस सर। हाँ, देखते हैं कौन बताएगा। कृति फडणीस, मेरी आवाज सुन रही है? कृति फडणीस सर आ रही है आवाज। हाँ, आ रही है आवाज सर। हाँ, कृति आपको ये बताना है कि मोर को अर्थात मयूर को किसने युद्ध वाहन के रूप में चुना था? अपने युद्ध वाहन के रूप में मयूर को किसने चुना था? सर एक और बार रिपीट करिए। मयूर को अपने युद्ध वाहन के रूप में किस देवता ने अर्थात किस भगवान ने चुना था? सर मैं बताऊं? उमेश कुमार। हाँ बताओ। सर कार्तिकेय। सर कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र चुना था। चलिए ठीक है, अब मेरा अगला प्रश्न है प्रशांत मेरी आवाज सुन रहे हो? चलिए, प्रशांत को नहीं मेरी आवाज आ रही। और देखते हैं स्वर्णिमा, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वर्णिमा? यस सर। स्वर्णिमा आप ये बताइए कि हम किस कारण से मयूर को बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रख सकते? सर इसीलिए नहीं रख सकते क्योंकि मयूर ने खरगोश के बच्चे को बचाया सांप से, लेकिन अगर उसकी जगह बाज या चील होते तो वो खरगोश के बच्चे को सांप से तो बचा लेते, लेकिन उसके बाद उसको खुद ही खा जाते। और वो बहुत हिंसक होते हैं। बहुत हिंसक होते हैं, उनका क्रूर कर्म होता है, दया उनके नहीं होती है। लेकिन मयूर वीर भी होता है और दयालु भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य नग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श करता ही नहीं हुआ। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरा ताल बनते लगता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतर कर नीचे आ गया
और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठा। कई महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी। जिस नुकीली पैंट से वह हैंकर बिस्तर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए धुने चले ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्षी भाती थी। तो यहाँ पर बच्चों ये बताया महादेव वर्मा जी ने कि उस नीलकंठ को समझ में आ गया था कि जब भी वो नाचता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, अर्थात लेखिका को बड़ा अच्छा लगता था। इसीलिए जब भी लेखिका कहीं वहां बैठ जाती थी कुर्सी डाल करके, तो सामने वो अपने पंख फैला करके नाचने लगता था। और जब भी कोई उसके घर में विदेशी मेहमान इत्यादि आते थे तो नाचने की ही भंगिमा में खड़ा हो जाता था, नाचने की पोस्टर में खड़ा हो जाता था। और इससे पता चलता था तो किस तरीके से उनके मेहमानों का स्वागत करता था। और इसी को ध्यान में रख करके वही विदेशी लोग कह देते थे कि ये मोर नहीं बल्कि परफेक्ट जेंटलमैन है। आगे, वसंत में जब आम के फल सुनहरी मंजरियों से लग जाते थे, अशोक नए नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। अर्थात वसंत के समय बड़ा मुश्किल होता था उसके अंदर रुकना, क्योंकि बाहर आम की मंजरियां विकसित हो जाती थी, तरह तरह के फूल खिल जाते थे, चारों तरफ कोयल है या दूसरे मयूर है, दूसरे पक्षी खेलते हुए उसको दिखते थे, है ना, लाल लाल फूल दिखाई पड़ते थे अशोक के वृक्ष के। ये सब दृश्य देखता था तो नीलकंठ को बाहर घेर देना पड़ता था। चलिए तो कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, देखते हैं। प्रशंसा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बताओ आपकी मयूर को परफेक्ट जेंटलमैन कह देते थे विदेशी? क्योंकि सर महादेवी वर्मा के घर में जो भी देसी विदेशी अतिथि आते थे तो वो पंख उठा के नाचने की मुद्रा में खड़ा हो जाता था और स्वागत करता था। बहुत अच्छा। हाँ, चलिए अब और किसी से पूछते हैं। प्रशांत, इसको आवाज नहीं आ रही थी, चलिए किसी और से पूछते हैं। स्वाति पटेल, स्वाति पटेल को आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आप ये बताइए कि नीलकंठ को जाली घर में बंद रखना कब मुश्किल हो जाता था, किस सीजन में मुश्किल हो जाता था? सर मैंने पढ़ा नहीं, आज तो लाइव क्लास ली है। अच्छा, मैं अभी भी मैंने बताया वही पूछ रहा हूँ कि किस ऋतु में जाली घर के अंदर मयूर को रखना मुश्किल होता था? सर वसंत ऋतु में। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम जानते हैं अगले पैराग्राफ। यस सर। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही। मेघों के उमड़ आने से पहले हुए हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुकूल तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो ऊँटों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता था और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट इतनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख
फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। यह आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बजेगा, यह भी एक करुण कथा है। यहाँ पर हमने ये जाना बच्चों कि नीलकंठ और राधा इनकी सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी? वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु जब आती थी तो किस प्रकार से बादलों के आने से वो लोग नाचना शुरू करते, गाना शुरू करते, एक दूसरे की शरीर से पानी की बूंदे पीने लगते, एक दूसरे के शरीर से पानी सुखाते, किस प्रकार से अपने पैरों को फैलाकर उसमें पंख रख करके अपने पंखों को फैलाते सुखाते, ये सारा इसमें किया गया है। उनका जीवन बड़े सुख और वैभव से व्यतीत हो रहा था। लेकिन यही तो एक विडंबना है कि जैसे ही व्यक्ति का जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत हो रहा हो तभी कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कोई समस्या आ जाती है। और यही हुआ इनके जीवन में, कुछ ऐसी समस्या आ गई जिससे इन दोनों का जीवन बड़ा मुश्किल हो गया और उसका बड़ा भयंकर दुष्परिणाम हुआ। तो बच्चों ये एक करुण कथा है और इस करुण कथा को हम आगे अवश्य पढ़ेंगे, जानेंगे। आज फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज इसको यही से ठीक कर लीजिए। शेष मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, कल या परसों जो भी क्लास लगी थी, और इसके प्रश्नों की चर्चा भी हम करेंगे, ठीक है? तो इसको यही से ठीक कर लीजिए और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए एक करके बोलिए तो पूछ। ओके, कोई नहीं पूछना चाहता तो मुझे लगता है आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करें। शेष हम आपको बाद में। यस सर। ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है, फिर तो समाप्त करें। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, बाय एवरीवन। बाय यस सर। सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय